नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है कलमज़ादे जी के द्वारा लिखी कहानी शर्मिंदगी। मेरा कसूर नहीं था, जो सच था बस वही लिख दिया। मानो कयामत बर्पा हो गई। लाल मिर्च की तरह कड़वा सच बहुत से लोगों को भीतर तक जा लगा, ऊपर से नीचे तक बिलबिला गए। बदहजमी ऐसी हुई कि उल्टी किए बिना रह भी नहीं पाए। बात उन दिनों की है जब धर्म, मजहब, मेरा धर्म तेरा धर्म और उत्तेजना फैलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल पूरी तरह से आम हो चुका था। फसाद होने पर एक पक्ष अथवा दूसरा पक्ष या एक गुट दूसरा गुट का संबोधन न कर सीधे सपाट शब्दों में पीड़ित अथवा आरोपी का नाम और उसकी जाति का उल्लेख ऐलाने जंग की तरह खुलकर किया जाने लगा। गंगा जमुनी तहजीब की बयार में सकून से जी रहे लोगों के दिलों में नफरत के बीज बो दिए गए। फूट करो और राज करो की नीति भी पानी पानी होती नजर आने लगी। गलबहिया कर साथ साथ घूमने वाले भी अब सामने से अजनबियों की तरह गुजरते जाते। पुराने शहर में धार्मिक उत्सव के दौरान मामूली बात को लेकर दो पक्ष आपस में जा भिड़े, जैसे कि मेरे वतन में होता आया है। ऐसे हालात में दंगा फसाद होना भी तय था। आगजनी, पथराव, लाठीचार्ज, आंसू गैस, फायरिंग, हवाई फायरिंग, सब कुछ हुआ था उस रात। दोनों पक्षों ने जैसे सौगंध ले रखी थी कि किसी से कम नहीं रहना। बहुतन पुलिसकर्मी घायल भी हुए। फसाद पर काबू पाने के लिए मैदान में कूद पड़े एक साहसी दबंग आला अफसर को बेहद गंभीर चोटें आईं, इतनी गंभीर कि इलाज के लिए एयरलिफ्ट कराना पड़ा। अगले दिन सुबह शहर में दहशत का माहौल था। आनन फानन में पुलिस ने आगजनी, पथराव, मारपीट, चाकूबाजी और हत्या का प्रयास और आधा दर्जन से अधिक आईपीएस की अन्य धाराओं के तहत आधा दर्जन से अधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए। इनमें से एक मुकदमा घायल आला पुलिस अफसर की ओर से भी कायम किया गया। घटना बड़ी थी, वो भी मेरे गरीब खाने से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर। लिहाजा घर वालों के मना करने के बावजूद रात में ही 2-3 चक्कर लगा आया था। हालात बेहद खराब थे। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था। सुबह दफ्तर में बैठा इस फसाद की खबर बना रहा था। दोपहर 12 बजे तक अखबार छोड़ने का चलन था। संपादक ने भी कहा रखा था कि आज इससे बड़ी कोई खबर नहीं, इसलिए सिर्फ इसी पर एकाग्र रहो। शहर के हालात को देखते हुए अखबार के मालिक भी संपादक के पास आकर विचाराधीन हो गए थे। फोन पर एक पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई तो पता चला कि महकमा काफी नाराज हैं आला पुलिस अफसर के चोटिल होने से। आक्रोशित पुलिसकर्मी तो यह कहने से भी नहीं चूके कि ऊपर से ऑर्डर नहीं मिले, वरना बता देते। लेकिन पुलिस की कार्यवाही देख मैं अचंभित था। आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीबद्ध हुए और वो भी सिर्फ एक ही पक्ष के खिलाफ। दूसरे पक्ष को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई क्या? लेकिन क्यों? जोर आजमाइश तो दोनों तरफ से हुई थी। संपादक को जब इस बात की जानकारी हुई तो वो भी हैरान हुए। फौरन मालिक को जानकारी दी गई। यह तो पुलिस की अनूठी कार्रवाई है। अखबार मालिक और संपादक के विचार विमर्श करने के बाद प्रथम पेज पर सारी बड़ी खबर लगाई गई। शीर्षक भी कुछ इसी तरह का था, पुलिस की अनूठी कार्रवाई जैसा। बाजार में अखबार आते ही लोगों पर असर हुआ हो या ना हुआ हो, प्रतिद्वंदी और कुछ साथ काम करने वाले साथियों को अवश्य हुआ था। अखबार के बाजार में गिरते ही अखबार मालिक और संपादक को फोन आने शुरू हो गए। कथित तौर पर साथ काम करने वाले दूसरे पत्रकार भी आला पुलिस अधिकारियों को बरगलाने में कामयाब रहे। अधिकारियों ने अखबार मालिक को फोन कर मुझे नौकरी से हटाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। कहा गया कि ऐसी खबर पढ़कर लोगों में आक्रोश पैदा होगा, दंगा भड़क सकता है। सच जानकर मैं कतई नहीं घबराया। आखिर क्यों? इस बीच मेरे नजदीकी रहे साथी फोटोग्राफर का फोन आ गया। मैं घर पर था, बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि कुछ देर बाद बाहर निकलूंगा हालात का जायजा लेने। अचानक फोन आने से उठकर बैठ गया। फोटोग्राफर ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। मालिक और संपादक को भड़काया जा रहा है। आपके अपने साथी यह काम कर रहे हैं, वही जो आपके साथ बाहर जाते हैं चाय सिगरेट पीने। बहरहाल जो भी हो, सच तो सामने आ ही चुका है।
बंदूक से निकली गोली और तरकश से निकला तीर भी भला लौटता है कभी। लिहाजा संतुलन बनाने के लिए पुलिस को बाद में दूसरे पक्ष के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करना पड़े। आखिरकार सच्चाई की ही जीत हुई, लेकिन सच कहूं तो इस घटना के बाद मेरा मन खट्टा हो गया। ऐसी जगह काम करना क्या जहां ढेर सारे आस्तीन के सांप फन फैलाए बैठे हों और डसने के लिए घात लगाए बैठे हों। अगले ही दिन मैंने अखबार मालिक को मोबाइल फोन पर मैसेज भेज दिया, 2 लाइन का, माफी चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ। अधिकारियों की हाँ में हाँ नहीं मिला सका। सच लिखने का साहस कर बैठा। अब आपकी संस्था में काम नहीं कर सकता। 2 लाइन को ही मेरा इस्तीफा समझा जाए। नमस्कार। मैसेज करने के कुछ मिनट तक मैं खामोश बैठा सन्नाटे से रूबरू होता रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन काफी हल्का महसूस कर रहा था, मानो लंबी जेल काटकर खुले आसमान के नीचे खड़ा होकर सूरज देख रहा हूँ। अब कुछ दिन बाद ही नए ठिकाने की तलाश शुरू करूंगा। खुद ही दिल और दिमाग को समझा दिया, कम से कम 1 हफ्ते तक तो इस ओर सोचूंगा भी नहीं। लेकिन रहा नहीं गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का आयाम तलाशने की जद्दोजहद में एक बार फिर एक सुलझे पत्रकार की हैसियत से मैंने दूसरा समाचार पत्र ज्वाइन कर लिया। यूनिट के सभी लोगों से ठीक परिचय नहीं हुआ था, लेकिन कुछ कुछ चेहरे पहचान में आने लगे थे। जो पूरी तरह से अनजान थे वो कनखियों से तो कुछ तिरछी नजर से देख रहे थे। दिन भर अपराध संबंधी कुछ खास घटनाओं का लब्बो-लुआब जमा कर उस रोज शाम ठीक 5 बजे ऑफिस पहुंच गया था। मौसम काफी खुश्क था। मेरे सिर के ठीक ऊपर लगा सीलिंग फैन बंद होने से खासी गर्मी लग रही थी। एयर कंडीशन खराब हुए 2 साल बीत चुके थे और फिलहाल दुरुस्त होने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे थे। लिहाजा शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर कंप्यूटर पर समाचार बनाने में जुट गया। इससे पहले जिस न्यूज एजेंसी में काम करता था वहां कम से कम मूलभूत सुविधाओं की तो कमी नहीं थी। खैर, अपराध संबंधी 2-3 मुख्य समाचार बनाने के बाद मैंने 10-15 मिनट का ब्रेक लेने का फैसला लिया। कुर्सी पर बैठे बैठे नजरें दौड़ाई। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां 6 बजने का इशारा कर रही थी। तकरीबन सभी रिपोर्टर्स आ चुके थे और अपने अपने काम में व्यस्त थे। शाम की चाय भी आती होगी। चाय पीने के बाद काम करने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन मैं तो चाय भी नहीं पी सकता। बगल में बैठे जायसवाल जी से ही बतिया लेता हूँ। क्या चल रहा है जायसवाल जी? हमेशा की तरह मनमोहक मुस्कान के साथ उन्होंने मेरी ओर देखा और कुछ कहने को हुए ही थे कि मिश्रा जी आ गए। ऑफिस के मुख्य द्वार के पास पेस्टिंग विभाग में बटर पेपर की कटिंग कर पेज और प्लेटें बनाई जाती है। मिश्रा जी उस पेस्टिंग विभाग के प्रमुख थे। नवाबी स्टाइल में पान मुंह में हमेशा दबा रहता था। पान के किस कदर शौकीन थे इसका अंदाजा पेंटिंग विभाग के बाहर की दीवार को देखकर ही लगाया जा सकता था। पान की पीक से तर दीवार पर हर तरह की आकृति की कल्पना की जा सकती है। मेरी ओर देखते हुए मिश्रा जी ने संबोधित हुए। पहले तो अपराध संबंधी फीचर स्टोरी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि भाई साहब आप बहुत अच्छा लिखते हैं। खास तौर से बच्ची से बलात्कार और हत्या वाली आज की स्टोरी तो बहुत ही शानदार है। मजा आ गया पढ़कर। इतना कहकर खीसे निपोड़ने लगे। मुंह इतना खुल गया कि दवा पान और दांतों में फंसे हुए पान के टुकड़े साफ नजर आ रहे थे। बोलते समय मुंह पर पान की बौछार सी महसूस हुई, मानो तेज चलते कूलर से पानी की छींटें मुंह पर पड़ गई हों। लेकिन मुंह पर मेरी तारीफ कर रहे थे, इसलिए मुंह पर थोड़ा सितम तो झेलना ही पड़ेगा। जल्द ही समझ आ गया कि मिश्रा जी किसी और मतलब से आए थे। अरे भाई साहब, जरा एक बात कहना है आपसे। आप तो क्राइम रिपोर्टर हो, पुलिस वालों से तो काफी पहचान होगी। जरा मोहल्ले के लड़कों के बारे में कह दो टीआई साहब से। साले बहुत बवाल मचाते हैं मोहल्ले में। मना करो तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। गद्दार कहीं के। सालों की कौम ही ऐसी है। सारे के सारे देशद्रोही हैं। मैंने कनखियों से जायसवाल जी को देखा। वो मुझे देखकर हौले हौले मुस्कुरा रहे थे। मैंने भी थोड़ा सा उनका साथ दे दिया। आवेश में मिश्रा जी बोले जा रहे थे। अरे, हमारा भतीजा 307 में जेल में बंद है। अगर वो बाहर होता तो इन सालों की हिम्मत नहीं होती। दूसरा भतीजा भी जेल में है। पुलिस ने जबरन उस पर झूठा मुकदमा भेज दिया है, अवैध शराब बेचने का। मैं तो कहता हूँ भाई साहब,
इन गद्दारों पर भी 2-3 अच्छी अच्छी धाराएं लगवाकर जेल रवाना कर दो। दिमाग ठिकाने आ जाएगा सालों का। मेरा बस चले तो सारे के सारों को बंगाल की खाड़ी में फिकवा दूं। देश को बर्बाद कर रखा है। एक बार फिर मेरी नज़र पड़ोस में गई। जायसवाल जी मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन इस बार उनकी नज़र मेरी ओर नहीं बल्कि उंगलियां कीबोर्ड और नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, अरे भाई यहीं पर बैठे हो, जाना नहीं है क्या? घड़ी पर भी एक नज़र मार लो। सहसा मेरी नज़र दीवार घड़ी पर चली गई। शाम के 7 बजने वाले थे। कंप्यूटर स्क्रीन मिनिमाइज कर तेजी से उठ खड़ा हुआ। मैंने मिश्रा जी से कहा, माफ़ी चाहता हूँ, अभी मुझे जाना है। रोज़ा खोलने के बाद नमाज पढ़ कर आऊँगा। करीब आधा घंटा बाद आप आ जाना, फिर देखता हूँ आपकी समस्या का क्या समाधान हो सकता है। मिश्रा जी को तो मानो काटो तो खून नहीं। चेहरा हक्का बक्का रह गया। मुंह में दबे पान ने भी चलना बंद कर दिया। कुछ पल मेरी तरफ देखने के बाद उनकी आंखें नीचे फर्श की ओर चली गई। मैं तेजी से बड़े बड़े कदम भरता हुआ ऑफिस से बाहर मस्जिद की ओर चल पड़ा। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।